Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and we are doing the chapter 3 of our history, the Nazim, the rise of Hitler. Okay, under this chapter, we have to learn about Hitler, that what are the exactly who was Hitler and what was his policies towards the society in Germany. Okay, तो ये हम इस chapter में पढ़ेंगे. And in the yesterday video, I explained you about the birth of Weimar Republic as well as the effect of the war on the Germany, जिसमें हमने political and economic causes को रीड किया था. ठीक है. Now we are here the year of depression. Yesterday I explained you when the economic condition of Germany becomes so harsh, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी. देन US ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज द डॉज प्लान, एंड बेल्ड देम आउट of the financial burden by reworking the term of repression. कि जर्मनी को बर्डन से, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकालने के लिए अमेरिका इंट्रोड्यूस द डॉज प्लान टू जर्मनी. डॉज प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट दिस डॉज प्लान वाज आल्सो नॉट गोज फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं चल पाया. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ डिप्रेशन. Depression means here doesn't mean any psychological depression, but the depression, it is economic depression, and this is the depression that was faced by the whole world. ये वो टाइम पीरियड था जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आया था. ठीक है. द ईयर्स बिटवीन डिप्रेशन इज 1924 to 1928 वर समवट स्टेबल. ये तो कुछ स्टेबल थे, बट द पीरियड आफ्टर 1929 वॉज मार्क्ड बाय सेवर डिप्रेशन. जो 1929 से 1932 का जो टाइम पीरियड है ना बेटा, ये हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम पीरियड माना जाता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. दिस इज़ द टाइम पीरियड व्हेन द होल वर्ल्ड फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड जिसे हम एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी कहते हैं. हिंदी में इसको आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है. तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े? जर्मनी जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, एंड यूएस ने उसकी हेल्प करके उसकी इकोनॉमी को लिटिल बिट स्टेबल किया था. ठीक है. टिल द ईयर 1928, 1920 तक उसको 28 तक उसको स्टेबल किया गया. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? ठीक है. द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ यूएस क्रैश्ड इन 1929. 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ यूएस जो थी वो क्रैश्ड हो गई. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? ये वो एरिया है, ये वो प्लेस है जहाँ से जो यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन सारा क्या कहते हैं, शेयर मार्केटिंग जहाँ से यूएस की होती है, वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है. ठीक है. अब वो सारा का सारा क्रश्ड हो गया 1929 में. द फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स. अब क्या हुआ? प्राइसेस डाउन हो गए और लोगों ने एफर्ट्स करने स्टार्ट किए कि वो अपने शेयर्स को बेच दें. ठीक है. 24 अक्टूबर 13 million shares were sold, and this marked the वन सेट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. 24 अक्टूबर तक 30 million शेयर्स जो थे वो बिक चुके थे, और यहाँ से इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी. ठीक है. Between 1929 to 1939, the national income of the US fell by half. ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस में ग्रेट डिप्रेशन के क्या इम्पैक्ट रहे थे. कि यूएस की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई थी. 1929 से 32 के बीच में नेशनल इनकम यूएस की जो थी वो हाफ तक पहुँच गई थी, एंड फैक्ट्रीज ख़त्म, शट डाउन हो गई थी. फार्मर्स बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. फार्मर्स को भी बैडली हिट का मतलब है कि उनकी क्रॉप सेल नहीं हो पा रही थी.
ठीक है। और जो स्पेकुलेटर्स थे, जो बिजनेसमैन से, उन्होंने मार्केट से अपनी मनी को विदड्रॉ कर लिया था। द इफेक्ट ऑफ रिसेशन इन द यूएस इकॉनमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये जो इफेक्ट था ये पूरे वर्ल्ड पर था, क्योंकि उस समय यूएस जो था वो एक ग्रेट इकॉनमी था, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमीज़ में से एक था। तो जब एक लार्जेस्ट इकॉनमी क्रश्ड होती है तो नेचुरल है उसका इफेक्ट जो है वो अदर वर्ड पे नेचुरल पड़ेगा। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी। जर्मनी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। चलिए, नाउ बाय 19 हेयर द कंडीशन ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। एग्जैक्टली आपके पास बच्चे क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो हम इसी को लर्न करेंगे। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो रिड्यूस हो गई, डाउन हो गई 40%। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस वेजेस। वर्कर्स या तो अपनी जॉब्स ख़त्म कर चुके थे, मतलब उनकी जॉब्स उनसे छीन ली गई थी, या फिर पेड रिड्यूस वेजेस। पेड रिड्यूस वेजेस का मतलब है कि उनकी जो सैलरीज थी वो कम हो गई थी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रीच्ड 6 मिलियन। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स जो थी वो इंक्रीज हो गई थी 6 मिलियन पीपल। ये कहा जाता है कि जर्मनी में ऑलमोस्ट एवरी 6 पर्सन जो था वो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है। एट दैट टाइम 6 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। जॉब्स डिसअपियर्ड, जॉब्स पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब क्योंकि यूथ क्या हो गया था, फ्री हो गया था, जॉब नहीं कर पा रहा था, तो वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब वो खाली थे, बिल्कुल फ्री थे, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गए, ठीक है। तो यूथ जो था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गया। Farmers was affected by a sharp fall in agriculture prices. Farmers, किसान जो थे, दे वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय शार्प फॉल। उनमें भी बहुत ज़्यादा ग्रेट जो फॉल है, डिक्रीजिंग है जो वो आई इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर के प्राइसेस में भी। अब देखो नेचुरल है, जब एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन होंगे तो फार्मर्स हिट होंगे, ठीक है। फार्मर्स अगर कंट्री की एग्रीकल्चर ही डामाडोल हो जाती है तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएंगे ही, ठीक है। तो ये था ग्रेट डिप्रेशन ऑन द जर्मनी। 1932 तक आते आते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक रह गई थी। वर्कर्स अपनी जॉब्स को खो बैठे थे या फिर उनकी सैलरीज बहुत कम हो गई थी। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई थी, जॉब्स डिसअपियर्ड हो गई थी, और यूथ जो था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गया था। एंड फार्मर्स वर ऑल्सो बैडली हिटेड बाय दिस ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड सफ़र्ड। स्मॉल बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी सफ़र्ड किए एज देयर बिजनेस गॉट रिन्यूड, एस क्योंकि उनके जो बिजनेस थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो ये तो इफ़ेक्ट थे हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन के ऑन द जर्मनी। ओके, नाउ व्हाट हैपन, जब जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे थे, और लोग जो थे दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द वाइमर रिपब्लिक। वो वाइमर रिपब्लिक से शुरू से ही हैप्पी नहीं थे। अब इस सब खींचातानी के बीच में वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया। नाउ फ्रगाइल वाइमर रिपब्लिक। Politically, the Weimar Republic was unstable and vulnerable to dictatorship because of the below मेंशन रीजंस। वाइमर रिपब्लिक जो था वो सही काम नहीं कर रहा था, अनस्टेबल था और वैल्यूनरेबल था। डिक्टेटरशिप को लेके कंपैरेटिवली वाइमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली व्हाट दे वांट अ डिक्टेटर इन देयर ओन कंट्री। मोनार्की भी वो नहीं पसंद कर रहे थे, ठीक है। मोनार्की को हटाकर ही उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया था, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन। अब जो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट दे रहा था। बिकॉज ऑफ दिस नो सिंगल पार्टी वाज एबल टू गेन मेजॉरिटी, और इसकी वजह से कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आ रही थी, और गवर्नमेंट जो है वो कोalition गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म्ड हो रही थी। अब कोलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म्ड हो रही थी तो वर्क सही नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इसके बीच में वाइमर रिपब्लिक ने दो मेजर जो हैं वो स्टेप्स लिए। एक तो था आर्टिकल 48। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनदर रीज़न ऑफ अनस्टेबिलिटी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनदर रीज़न था अनस्टेबिलिटी आने का, कि लोग वाइमर रिपब्लिक को क्यों नहीं पसंद कर रहे थे। उसका एक कारण था आर्टिकल गेव द प्रेसिडेंट। इसकी वजह से, आर्टिकल की वजह से प्रेसिडेंट के पास एमरजेंसी पावर्स आ रही थी। द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। आर्टिकल 48 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो था वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता था, ठीक है। बट अब यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया था, वाइमर रिपब्लिक ने आर्टिकल 48 इम्प्लीमेंट किया था। अब आर्टिकल 48 इम्प्लीमेंट करने की वजह से लोग क्या हो गए, और ज़्यादा अनहैप्पी हो गए, ठीक है। इसके अलावा उसने और क्या किया, बिकॉज ऑफ द अबव टू रीजन्स द वाइमर रिपब्लिक वॉज 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 239 डेज। देखो, मैंने आपको दो इफेक्ट बताए। वन इज़ आर्टिकल 48 का इमेंस यूज़ और लार्ज स्केल पर आर्टिकल 48 को यूज़ किया गया, एक ये बताया। और एक मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कहीं पर भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दे रहा था और कोalition गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो रही थी। अब सिंगल पार्टी नहीं आ रही थी, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी जो लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और आर्टिकल 48 को बहुत टाइम यूज़ किया गया। और इसके वजह से क्या हुआ कि 239 डेज़ में, 239 डेज़ का मतलब है लेस देन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर वाइमर रिपब्लिक ने कम से कम 20 टाइम्स अपने कैबिनेट की मिनिस्ट्री को चेंज किया। 20 टाइम्स कैबिनेट की मिनिस्ट्री को चेंज करना 239 डेज़ में, ऑन एन एवरेज चले तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट आफ्टर एवरी 15 डेज़ वो अपने मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल दैट लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो गया। किसके ऊपर से, वाइमर रिपब्लिक के ऊपर से, एंड इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम, और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो गए। नाउ हियर हिटलर गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी राइज। अब हिटलर को यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी खड़े होने की, अपने आप को शो करने की, ठीक है। हिटलर राइज टू पावर, एंड बिकॉज ऑफ दिस हिटलर ने इस अपॉर्चुनिटी का एक बेस्ट यूज़ किया और उसने अपने आप को राइज कर लिया। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस सारी की सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, क्राइसिस से, इकॉनमी एंड सोसाइटी से फॉर्म्ड द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज इन पावर। और इसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर जो था वो पावर में आ गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, सोसाइटी भी सही नहीं चल पा रही थी, ठीक है। और ये सारी बैकग्राउंड बड़ी हिटलर को खड़ा करने के लिए, ठीक है। अब हिटलर ने क्या किया, बिफोर गोइंग टू हिटलर, कि हिटलर ने क्या किया, वी मस्ट हैव टू बी लर्न दैट हु वॉज हिटलर। हिटलर था कौन, अभी हमें ये पढ़ना है कि हिटलर था कौन, ठीक है। तो हिटलर स्पेंड हिज, हिटलर पर चलते हैं बैकग्राउंड पर। हिटलर बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में इसका बर्थ हुआ। हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में उसका यूथ गया। एंड हिज राइज टू पावर कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द
फॉलोइंग पॉइंट्स। उसकी जो पावर थी वो हम निम्नलिखित पॉइंट्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। हिटलर ने किस तरह से, बस अभी तक हमने ये पढ़ा कि हिटलर का जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया में हुआ, बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली एंड ही स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। बट लेटर ऑन इन 1919 एग्जैक्टली उसने क्या किया, कैसे वो एक पावरफुल पर्सन के रूप में आया, वो हम रीड करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉज इन आर्मी, एक्टेड एज ए मैसेंजर, बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, वाइमर रिपब्लिक की बर्थ से पहले की बात है ये, ठीक है। ही वॉज इन आर्मी, हिटलर आर्मी में था, एंड ही वॉज एक्टेड एज ए मैसेंजर, वो मैसेंजर मतलब मैसेजेस देने का काम करता था, और उसे अपनी ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स भी मिले थे, ठीक है। नाउ इन 1919 ही वॉज अनहैप्पी विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था जर्मनी की डिफीट से, एंड द ट्रीटी ऑफ वर्सली, और ट्रीटी ऑफ वर्सली से भी, ठीक है। देन इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1990 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। लेट अस रीड इट फ्रॉम हेयर। इसको हम यहाँ से रीड करते हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपको। सो इन 1990 हिटलर ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, लेटर नेम्ड एज नाजी पार्टी, और जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। इन 1923 ही प्लान टू मार्च टू बर्लिन। 1923 में उसने प्लान किया कि वो बर्लिन में मार्च करेगा और बर्लिन को अपने अंडर लेगा। बट 1930 नाजी नॉट एबल टू गॉट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। बट यहाँ पर वो फेल हो गया था। 1923 में उसने जो प्लान किया था बर्लिन को कैप्चर करने का, ही वॉज फेल्ड इन दैट एंड ही वॉज इम्प्रीजन फॉर दिस। उसको यहाँ पर जेल में भी डाला गया था, बट वो लेटर ऑन बाहर आ गया। एंड इन 1930 नाजी नॉट एबल टू गेट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। 1930 तक नाजी जो था वो एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जर्मनी में। पीपल डोंट नो मच अबाउट द नाजी, वो नाजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। 1923 नाजी वर नॉट एबल टू मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टू 1930, बट इन 1930s अंडर द शेडो ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, दे वर एबल टू स्टीर होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर एंड नाजिम बिकम अ मास मूवमेंट। और इसके बाद नाजी जो थी वो एक मास मूवमेंट के रूप में टर्न हो गई। यहाँ से नाजी जो थी वो एक पॉपुलर सपोर्ट उसने हासिल किया और एक पॉपुलर पार्टी बन गई, ठीक है। 1932 नाजी पार्टी बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन रिचस्टैग। 1932 के इलेक्शन जब हुए तो नाजी पार्टी जो थी, रिचस्टैग इज द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, जर्मनी की पार्लियामेंट में एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, ठीक है। एंड द जर्मन पार्लियामेंट विथ 37% वोट, 37% वोट्स के साथ। इन 1928 वो सिर्फ 2.6% वोट्स ले पाई थी, बट 1932 में उसने 37% वोट्स लिए, एंड यहाँ से हिटलर जो था वो इंक्रीज हो गया। हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सलीज ट्रीटी। अब यहाँ से हिटलर ने प्रॉमिसेस स्टार्ट किए, ठीक है। अब उसने क्या प्रॉमिसेस किए वो हम अभी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।